राजकुमार, ये कोई आम तलवार नहीं है, बल्कि एक सिद्ध अस्त्र है। इसके स्पर्श से उस पाताल लोक का द्वार अपने आप खुल जाएगा। लेकिन इसके आगे आपको अपने विवेक का इस्तेमाल कर सब कुछ करना होगा। उदयगढ़ के राजकुमार सौरभ अपनी सौतेली माँ मायावती और सौतेले भाई आलोक के साथ रहा करते थे। राजा सूर्य सिंह यूँ तो अपने बड़े बेटे राजकुमार सौरभ से अत्यधिक प्रेम किया करते थे, लेकिन कई बार रानी मायावती की बातों में आकर उनके साथ पक्षपात भी कर दिया करते थे। आलोक, इस सौरभ का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मुझे तो डर है कि कहीं मोह माया में आकर महाराज अपना सारा साम्राज्य उसे ही ना दे दे। माँ, तुम तो जानती हो कि पिताजी भैया से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, और वैसे भी मुझे ये राज्य का लालच नहीं है, तो आप इस तरह की बातें मुझसे न किया करो। और फिर राजकुमारी आलोक नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रानी मायावती के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। भले ही तुम्हारे मन में राजा बनने का लालच ना हो पुत्र, लेकिन मैं तो तुझे राजा बनाकर ही मानूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वैसे भी अगर तुम राजा ना बने तो मेरे इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। उसी रात महल से एक व्यक्ति चुपचाप कंबल लपेटे घने जंगल की ओर जा रहा था, और जाते जाते एक नदी किनारे जा पहुंचता है, जहां एक तांत्रिक खड़ा था। आओ मायावती, आओ आओ, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यहाँ आते हुए किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, मैं सबसे छिपते छिपाते यहाँ आई हूँ। रानी, पूजन के लिए जो सामग्री मैंने मंगवाई थी वो लाई हो ना? तभी रानी अपने झोले से कुर्ता निकाल कर देते हुए बोलती है, ये लो, जैसा तुमने कहा था, मैं राजकुमार सौरभ की एक निशानी ले आई हूँ। अब तो मेरा काम हो जाएगा ना? ठीक है, निश्चिंत होकर जाओ, बहुत जल्द तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर रानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रानी महाराज से बोलती है, महाराज, मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब हमें दोनों राजकुमारों में से जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो, इस राज्य का भार उसे सौंप देना चाहिए। बात तो आपने बिल्कुल सही कहा महारानी, लेकिन इसका चुनाव करेंगे कैसे? ये तो बहुत ही आसान है महाराज। मुझे तो लगता है हमें दोनों राजकुमारों को पातालपुर के जंगल में शिकार पर भेजना चाहिए। जो सबसे पहले शिकार लेकर वापस लौटेगा वही बनेगा इस राज्य का अगला राजा। पातालपुर का नाम सुनकर राजा चौंकते हुए बोलते हैं, क्या पातालपुर? रानी, आप तो जानती है ना वो जंगल कितना ज्यादा भयानक है। पिछली बार जब हम शिकार करते हुए रास्ता भटक गए थे और गलती से पातालपुर के जंगल में जा पहुंचे थे, तब कितनी मुश्किल से हमने अपनी जान बचाई थी और वहां से वापस लौट कर आए थे। और तुम ये सब जानते हुए भी अपने दोनों बेटों को उस खतरनाक जंगल में भेजना चाहती हो। महाराज, एक माँ होने से पहले मैं इस राज्य की रानी हूँ, और ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि हमारे राज्य की बागडोर एक अच्छे राजा के हाथों में है। तो इसके लिए क्या हम अपने दोनों बेटों के प्राण संकट में डाल दें? महाराज, मैं ऐसा कहाँ कह रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जैसे आप एक श्रेष्ठ राजा हो और उस जंगल से सकुशल वापस लौट आए, वैसे ही हमारे दोनों बेटे शूरवीर हैं। उन दोनों को अपनी प्रतिभा साबित करने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए, है ना महाराज? और आखिरकार रानी अपनी बात मनवा ही लेती है, जिसके बाद राजा अपने दोनों पुत्रों को दरबार में बुलाते हैं और अपना आदेश कह सुनाते हैं। अगले दिन दोनों भाई जंगल की ओर बढ़ते हैं। भैया,
मुझे तो ये शिकार करने की योजना बचकानी लगती है। राजा का बड़ा पुत्र होने के नाते इस राज्य का भार तो आपको ही उठाना चाहिए। बेकार में ये सब क्यों? ऐसा नहीं है मेरे भाई, मेरे ख्याल से राजा का चयन उसकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, न कि उसके पद के आधार पर। इसलिए जैसा पिताजी ने कहा है, हमें ठीक वैसा ही करना चाहिए। और फिर दोनों बातें करते करते आगे की ओर चल देते हैं और पातालपुर में प्रवेश करते हैं, जो ठीक अपने नाम के अनुसार ही बहुत भयानक था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, जिसे देख आलोक कहता है, भैया, यहाँ तो चारों तरफ अजीब तरह की शांति है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई शिकार भी मिलेगा। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, इसलिए इस जंगल के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। चलो थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं। तभी आलोक की नजर एक नदी पर पड़ती है। भैया, वो देखो नदी। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। एक काम करते हैं, यहीं रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़कर शिकार ढूंढेंगे। ठीक है, फिर यहीं रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मुझे तो ये जंगल बड़ा ही अजीब लगता है, इसलिए बिना परखे कुछ भी मत करना। लेकिन बड़बोला आलोक अपने भाई की बात को अनसुना करके बिना सोचे समझे उस नदी का जल पी लेता है, जिसके बाद रंग बिरंगी किरणों के साथ वो कहीं गायब हो जाता है। आलोक, आलोक मेरे भाई, ये क्या हो गया? अरे इस नदी का जल पीते ही मेरा भाई कहाँ गायब हो गया? ऐसा कहकर सौरभ जोरों से रोने लगता है। तभी उसे नदी के दूसरी छोर पर एक बूढ़ी औरत नजर आती है, जो एक पानी का मटका लिए बैठी थी। राजकुमार भागते हुए उसके पास जाता है। अम्मा, क्या तुमने मेरे छोटे भाई को देखा है? वो अभी यहीं पर था, लेकिन अचानक से कहीं गायब हो गया। बूढ़ी अम्मा खांसते हुए बोलती है, सभी अपना अपना काम लेकर आते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अम्मा, अच्छा कहो, पहले मैं तुम्हारी बात ही सुन लेता हूँ। क्या परेशानी है, बताओ। और फिर वो बूढ़ी औरत सौरभ से कहती है, मेरा ये घड़ा बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठ रहा, तुम इसे उठाकर मेरी झोपड़ी तक पहुंचा दो। और फिर बूढ़ी अम्मा के कहने पर राजकुमार उस घड़े को उठाकर उसके झोपड़े में पहुंचा देता है। अम्मा, अब तो बता दो कि मेरा भाई यूं अचानक कहाँ चला गया? ऐसा कहकर जैसे ही सौरभ पीछे की ओर पलटता है, वो बुढ़िया राजकुमारी का रूप ले लेती है, जिसे देखकर राजकुमार हैरान हो जाता है। अरे, ये बूढ़ी अम्मा कहाँ चली गई? और तुम कौन हो? अचानक तू कहाँ से आई? तभी वो राजकुमारी बोलती है, मेरा नाम चित्रा है और मैं समगढ़ की राजकुमारी हूँ। मैं गलती से इस जंगल में आ गई थी और फिर एक दिन मैंने उस तांत्रिक को पाताल लोक में प्रवेश करते देख लिया। बस फिर क्या था, मैं उसका ये राज किसी को बता न दूं, इसलिए उसने मुझे एक कमजोर बूढ़ी औरत का रूप दे दिया और यहाँ कैद कर दिया। वो तो आज आपकी मदद से मैं उस बूढ़े शरीर से आजाद हो पाई हूँ। इसके लिए आपको धन्यवाद राजकुमार। क्या तांत्रिक? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये सब हो क्या रहा है और मेरा भाई यूं अचानक गायब कहाँ हो गया? राजकुमार, आपका भाई पाताल लोक में चला गया है। तुम बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हो? भला कहीं पाताल लोक जैसी कोई जगह होती है? ये तो बस कहानियां हैं, कहानियां। नहीं राजकुमार, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये पातालपुर कोई आम जगह नहीं है, बल्कि तांत्रिक भैरवा का गढ़ है। जिस नदी के जल को आपके भैया ने पिया है, वो उसी नदी के अंदर पाताल लोक में रहता है, जहाँ जाना किसी के बस की बात नहीं। तो इसका मतलब मैं कभी अपने भाई को उस पाताल लोक से वापस नहीं ला पाऊंगा? राजकुमार, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन एक ऋषि हैं जो इसका समाधान निकाल सकते हैं।
और फिर चित्रा राजकुमार को अपने साथ लिए एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचती है, जिसे देख महंत ऋषि कहते हैं, आओ चित्रा, आखिरकार तुम्हें उस नश्वर शरीर से मुक्ति मिल ही गई। तुमने तो कहा था कि तुम वहां कैद थी, फिर ऋषि महाराज को तुम्हारे बारे में किसने बताया? राजकुमार, ये कोई आम ऋषि नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़े संत हैं। एक बार ये वहाँ से गुजर रहे थे कि तभी इनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी और इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे बारे में सब कुछ जान लिया। ऋषि महाराज ने ही मुझे बताया था, जब कोई नेक दिल राजकुमार मेरे इस घड़े को उठाएगा तो मुझे उस तांत्रिक के जादू से मुक्ति मिल जाएगी। तभी चित्रा महंत ऋषि से बोलती है, गुरुदेव, जैसा आपने बताया था, राजकुमार सौरभ के हाथों ही मुझे उस तांत्रिक के जादू से मुक्ति मिल गई है। लेकिन राजकुमार का छोटा भाई उस पाताल लोक की भेंट चढ़ गया, यही ना? जी गुरुदेव, अब आप ही बताइए कि कैसे उन्हें वापस इस लोक में लाया जाए। दरअसल वो जाल किसी और के लिए बिछाया गया था, लेकिन गलती से तुम्हारा भाई उसका शिकार बन गया। ऋषि महाराज, चाहे वो जाल किसी के लिए भी हो, आप बस ये बताएं कि मैं कैसे अपने छोटे भाई को उस पाताल लोक से वापस लेकर आ पाऊंगा। राजकुमार की बात सुनकर महंत ऋषि अपने झोले से एक तलवार निकालकर राजकुमार को दे देते हैं और बोलते हैं, राजकुमार, ये कोई आम तलवार नहीं है, बल्कि एक सिद्ध अस्त्र है। इसके स्पर्श से उस पाताल लोक का द्वार अपने आप खुल जाएगा, लेकिन इसके आगे आपको अपने विवेक का इस्तेमाल कर सब कुछ करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप उन दोनों को बचा लेंगे। दोनों? मैं कुछ समझा नहीं, आप और किसकी बात कर रहे हैं गुरुदेव? वो तुम समय आने पर ठीक से समझ जाओगे। अभी तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए पुत्र। चिंता न करें गुरुदेव, मैं बहुत जल्दी अपने भाई को उस तांत्रिक के चंगुल से छुड़ाकर वापस ले आऊंगा। और फिर राजकुमार उसी नदी के पास पहुंच जाते हैं जहां वो पाताल लोक था। ऋषि के कहे अनुसार जैसे ही राजकुमार उस तलवार को नदी से स्पर्श करवाते हैं, रंग बिरंगे किरणों के साथ उस पाताल लोक का द्वार खुल जाता है और राजकुमार उसके अंदर चला जाता है। अरे, ये दुनिया तो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी ही है, लेकिन इतने बड़े जगह में मैं अपने भाई को कहां ढूंढूंगा? कुछ दूर चलते ही उसे एक औरत की प्रतिमा दिखती है, जो कि एक पत्थर की बनी हुई थी, जिसे देख राजकुमार सोचने लग जाता है, ये प्रतिमा? ये तांत्रिक क्या कलाकारी का शौकीन है जो यहाँ ये प्रतिमा रखी हुई है? लोगों के भी क्या क्या अजीब अजीब शौक होते हैं। तभी ध्यान से देखने पर राजकुमार को नजर आता है कि उस पत्थर की प्रतिमा ने सोने के कड़े पहन रखे हैं, जो कि सिर्फ एक ही हाथों में है और दूसरा हाथ खाली है। बड़ी अजीब बात है, इतनी सुंदर प्रतिमा है, लेकिन बनाने वाले से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि एक हाथ में कड़ा है और दूसरे में नहीं। खैर, मुझे क्या। तभी राजकुमार को अचानक किसी के जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाज आती है। उस आवाज का पीछा करते करते राजकुमार उस तांत्रिक के पास जा पहुंचता है। अच्छा, तो तुम हो वो दुष्ट तांत्रिक? मूर्ख लड़के, कौन है तू और यहाँ कैसे आ पहुंचा? मैं तेरा काल हूँ और तुझे मृत्यु लोक पहुंचाने आया हूँ। राजकुमार की बातें सुनकर भैरवा जोरों से हंसने लग जाता है। तो तुझ जैसा तुच्छ व्यक्ति बनेगा भैरवा का काल। मैं कौन हूँ
इसका पता तुझे बहुत जल्द लग जाएगा तांत्रिक। अब जल्दी से बता दे, मेरा भाई आलोक कहाँ है? तूने क्या किया है उसके साथ? लेकिन इससे पहले कि राजकुमार कुछ करता, तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़कर भभूत राजकुमार पर छिड़क देता है, जिसके बाद राजकुमार एक पिंजरे में कैद हो जाता है। क्यों रे लड़के, तू तो मेरा काल बनकर आया था ना? अब खुद की मृत्यु समीप देखकर घबरा गया क्या? ये मैं कैसे कैद हो गया? मुझे बाहर निकालो, निकालो मुझे बाहर। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तेरे प्राण ले सकता हूं, लेकिन मुझे अपनी तपस्या पूरी करने के लिए अभी जाना होगा। उसके बाद तुझे बताता हूं। ऐसा कहकर वो तांत्रिक वहां से चला जाता है। तांत्रिक के जाने के बाद राजकुमार उस पिंजरे से निकलने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है। समझ नहीं आता मैं इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलूं। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा और अपने भाई को भी यहाँ से बाहर निकालना होगा, इसके पहले कि कहीं देर न हो जाए। और फिर राजकुमार की नजर उस तांत्रिक के झोले पर पड़ती है, जो पास में ही पड़ी थी, जिसे तांत्रिक जल्दीबाजी में ले जाना भूल गया था। राजकुमार अपनी तलवार की मदद से उस झोले को अपने पास ले आता है। देखूं तो सही, शायद इस तांत्रिक के झोले में ही यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। तभी राजकुमार की नजर उस तांत्रिक के झोले में रखे एक सोने के कड़े पर पड़ती है, जिसे देख राजकुमार बोलता है, अरे ये कड़ा, मैंने इसे कहीं देखा है। कहीं ये कड़ा वही तो नहीं जो उस प्रतिमा के हाथों में है? तभी राजकुमार को महंत ऋषि की कही हुई बात याद आ जाती है। ऋषि महाराज ने कहा था कि मुझे अपने विवेक से काम लेना होगा, और मुझे लगता है ये कड़ा उस प्रतिमा के हाथों से निकाली गई है। अगर मैं ये कड़ा उस प्रतिमा के हाथों में डाल दूं तो शायद कोई चमत्कार हो जाए। और फिर राजकुमार उसी तलवार से धीरे धीरे करके वो सोने का कड़ा उस प्रतिमा के हाथों में डाल देता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो प्रतिमा एक सुंदर स्त्री का रूप ले लेती है। आखिरकार तुम आ ही गए पुत्र। मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन मेरा पुत्र मुझे इस नरक से छुड़ाने जरूर आएगा। उसकी बातें सुनकर राजकुमार चौंकते हुए बोलता है, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं आपका पुत्र कैसे हो सकता हूँ? मेरी माँ तो मेरे बचपन में ही मर गई थी। नहीं नहीं पुत्र, मैं ही तुम्हारी माँ यानी राजा सूर्य की पहली रानी संगीता हूँ, जिसे तुम्हारी सौतेली माँ ने उस तांत्रिक की मदद से यहाँ मुझे कैद कर दिया था। मैं कुछ समझा नहीं, ये सब आप क्या कह रही हैं? मैं तुम्हें सब समझाती हूँ पुत्र। और फिर रानी अपने पुत्र को सारी घटना बताती है। महाराज की जय हो। महामंत्री, ये तांत्रिक हमारे दरबार में क्या कर रहा है? जी वो महाराज, मैंने इसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ये जबरदस्ती यहाँ आ पहुंचा। महाराज, किसी भी व्यक्ति के पास इतनी शक्ति नहीं कि वो भैरवा को रोक सके। वैसे मैं आपके यहाँ विशेष काम से आया हूँ। कैसा काम? महाराज, बहुत ही जल्द मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बनने वाला हूँ, लेकिन अपनी तपस्या पूर्ण करने के लिए मुझे एक बलि देनी पड़ेगी। क्या बकवास है? ये तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम किसके सामने बात कर रहे हो और किस तरह की बात कर रहे हो? महाराज, मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूँ। जब मैं एक शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा तो मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आपको बिना युद्ध लड़े किसी भी राजा का राज्य दिलवा सकता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। युद्ध लड़ने के लिए महाराज को तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए वे स्वयं ही काफी हैं।
हाँ, अगर तुम्हें इनसे कोई मदद चाहिए तो बताओ। हमारे महाराज के दरबार में कोई खाली नहीं जाता, चाहे वो कोई तांत्रिक ही क्यों न हो। अगर ऐसी बात है तो ज्यादा कुछ नहीं महामंत्री जी, मुझे अपनी तपस्या पूर्ण करने के लिए एक सुंदर स्त्री की बलि देनी है। और जैसा कि आपको भी ज्ञात है, इस पूरे राज्य में महारानी संगीता से सुंदर दूसरी और कोई स्त्री नहीं है। उस तांत्रिक की बात सुनकर महाराज को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलते हैं, क्या तुम हमें राज्य का लालच देकर हमारी रानी की बलि देने के लिए कह रहे हो? सिपाहियों, अभी के अभी इस दुष्ट तांत्रिक को कैद कर लो। लेकिन इससे पहले कि सिपाही कुछ कर पाते, वो तांत्रिक अपने जादू का प्रयोग करके वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन राजा बहुत उदास होकर अपने बाग में बैठा था कि तभी मंत्री वहाँ आ जाते हैं। क्या बात है महाराज, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। परेशानी की बात तो है महामंत्री जी। जब से वो तांत्रिक यहाँ से गया है, मन बहुत विचलित हो रहा है कि कहीं वो तांत्रिक वाकई में महारानी की बलि। शुभ शुभ बोलिए महाराज, आपके रहते भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? महारानी को कुछ नहीं होगा। महामंत्री जी, ध्यान रहे, किसी भी हाल में इस बात का पता महारानी को नहीं चलना चाहिए, वरना वो घबरा जाएंगी। आप चिंता न करें महाराज, उन्हें इस बात का पता नहीं चलेगा और मैं दासियों से भी कह दूंगा कि आपकी मर्जी के बिना महारानी कहीं न जाएं। अगले दिन महारानी संगीता अपनी सखी मायावती के साथ अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी, महारानी, क्या आप दिन भर इस सोने के पिंजरे में बंद रहती हैं? क्या आप कभी आपके मन में बाहर की इस खूबसूरत दुनिया को देखने की इच्छा नहीं होती? होती है सखी, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि महाराज ने सख्त आदेश दे रखा है कि उनकी मर्जी के बगैर मैं कहीं ना जाऊं। और अगर मैं ये कहूं कि महाराज को कुछ पता नहीं चलेगा तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा रखिए। वैसे भी महाराज शिकार पर गए हैं, उन्हें तो आते आते रात हो जाएगी, तो क्यों ना हम छिपकर घूमने चले और उनके आने से पहले ही हम लौट भी आएंगे। इस तरह मायावती महारानी को भ्रमण करने का लालच देकर छिपते छिपाते महल से बाहर एक घने जंगल में ले जाती है, जहाँ एक नदी भी थी। ये तुम मुझे किस जगह ले आई हो? इस घने जंगल में भला हमारा क्या काम? महारानी, थोड़ा सब्र रखिए, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। तभी वो तांत्रिक भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख रानी बोलती है, ये तांत्रिक कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? सखी बताओ। ले तांत्रिक, तेरा काम मैंने कर दिया, लेकिन याद रखना, इसके बदले समय आने पर तुझे भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। और फिर मायावती वहाँ से चली जाती है और वो तांत्रिक रानी को जबरदस्ती नदी के अंदर बने पाताल लोक में ले जाता है। और फिर उसने अपने जादू से मेरे प्राण इस कड़े में कैद करके मुझे एक पत्थर की मूर्ति बना दिया, ताकि मैं यहाँ से भाग ना पाऊं। अच्छा, तो अब समझा, इसलिए इस कड़े के पहनते ही आपके अंदर प्राण आ गए। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि आखिर उस मायावती ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो तुम्हारे पिता से विवाह करना चाहती थी। एक दिन मैंने इस तांत्रिक को कहते हुए सुना था कि उसने तुम्हारे पिता से ये झूठ कह दिया कि मैं अपनी मर्जी से तुम सभी को छोड़कर दूसरे राज्य के राजा के साथ चली आई हूँ, और उसने महाराज से झूठ बोलकर खुद उनसे विवाह कर लिया है, और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ी है पुत्र। मेरे पीछे? मैं कुछ समझा नहीं माँ। हाँ, वो उस तांत्रिक से मिलने अक्सर यहाँ आती है, और आखिरी बार जब वो यहाँ आई थी तो उसने अपनी मदद के बदले तांत्रिक से तुम्हारी मृत्यु मांगी थी, ताकि वो अपने बेटे को महाराज का उत्तराधिकारी बना सके। माँ, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
आपका पुत्र आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा। अभी दोनों माँ बेटे आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ तांत्रिक भी आ जाता है। अच्छा, तो तुम रानी के पुत्र हो? अच्छा है, मैं तुम दोनों माँ बेटी की बलि एक साथ दूंगा ताकि मेरा और मायावती दोनों का कार्य पूर्ण हो जाए। लेकिन उससे पहले तू मेरी इस दिव्य तलवार का सामना कर, दुष्ट तांत्रिक। तभी राजकुमार अपनी दिव्य तलवार से उस पिंजड़े को तोड़ देते हैं और उसी तलवार की मदद से उस तांत्रिक का गला धड़ से अलग कर देते हैं। पुत्र, इस तांत्रिक के मरते ही ये पाताललोक तहस नहस हो जाएगा। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठहरो माँ, उससे पहले मुझे एक आखिरी काम करना है। काम? कैसा काम? और फिर सौरभ रानी को अपने सौतेले भाई आलोक के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रानी बोलती है, क्या मायावती ने तुम्हारी माँ के साथ इतना गलत किया, यहाँ तक कि तुम्हें भी मारने का प्रयत्न किया, और तुम अब भी उसके पुत्र के बारे में सोच रहे हो, उसे बचाना चाहते हो? नहीं माँ, आलोक ने कभी भी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। यहाँ तक कि वो तो मुझे ही राजा बनाना चाहता था। इसलिए मेरी नजर में वो सगे भाई से भी बढ़कर है। इसलिए एक बड़ा भाई होने के नाते उसके प्राण बचाना मेरा कर्तव्य है। और फिर दोनों मिलकर राजकुमार आलोक की तलाश करने लग जाते हैं। तभी सौरभ की नजर आलोक पर पड़ती है, जो कि एक कोने में बेहोश पड़ा था। दोनों जल्दी से आलोक को लेकर उस पाताललोक से बाहर निकलते हैं और सीधे राजमहल जा पहुंचते हैं। अपनी पहली पत्नी को यूं अचानक सामने देख महाराज चौंक जाते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ संगीता? आप वापस आ गईं। हाँ महाराज, मैं लौट आई हूँ आपके पास, अपने पुत्र के पास। लेकिन अब इस महल में आपके लिए कोई जगह नहीं है महारानी। जिस राज्य की लालच में आप हमें छोड़कर चली गई थीं, वहीं लौट जाइए। महाराज, ऐसा मत कहिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं बेकसूर हूँ, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। और फिर रानी संगीता महाराज को पूरी बातें बताती है, जिसे सुनकर महाराज बोलते हैं, असंभव! मैं रानी मायावती को अच्छे से जानता हूँ। वो ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकती। आपके जाने के बाद उन्होंने राजकुमार सौरभ को अपने सगे बेटा जैसा माना है, तो फिर भला वो ऐसा क्यों करेंगी? तभी राजकुमार आलोक बोलता है, बड़ी माँ बिल्कुल सही कह रही है पिताजी। आलोक, तुम होश में तो हो? तुम अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हो। जानता हूँ पिताजी कि मैं अपने माँ के बारे में बात कर रहा हूँ, पर मेरे चुप रहने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना। दरअसल माँ तो कभी चाहती ही नहीं थी कि भैया इस राज्य का राजा बने, इसलिए वो हमेशा मुझे भैया के खिलाफ भड़काते रहती थी। लेकिन जब इससे भी बात न बनी तो उन्होंने एक तांत्रिक के साथ मिलकर भैया को मारने की योजना बनाई। लेकिन गलती से भैया की जगह पर मैं उस जाल में फंस गया। तभी मायावती भी वहाँ आ जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? इनकी बातों में आकर मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ माँ, मुझे आपकी सच्चाई का पता चल चुका है। अब और झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। बेहतर यही होगा कि आप अपना जुर्म कबूल कर लें। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा रानी मायावती को उनके किए की सजा देने के लिए आजीवन कारागार में कैद करवा देते हैं और राजकुमार सौरभ को राजा बना देते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।